जी हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और बता दें आपको कि भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि पूरी रात पाकिस्तान की एयरफोर्स, उनके लड़ाकू विमान पाकिस्तान के चारों तरफ मंडरा रहे थे। भारत से लेकर चाइना से लेकर जितने भी उसके बॉर्डर हैं, सारे बॉर्डर पर वो फाइटर जेट दौड़ाता रहा और रात भर सो नहीं सका, क्योंकि उसको डर था कि कहीं भारतीय सेना, भारतीय एयरफोर्स भारत के जाबाज पाकिस्तान में घुसकर उसकी बखिया ना उधेड़ दें। फिर भी भारत ने अभी तो ऐसी कोई जवाबी कार्रवाई नहीं दिया है, लेकिन पाकिस्तान को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसाने के लिए जो सिंधु जल समझौता था उसको रद्द कर दिया है। 1960 में ये समझौता किया गया था। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान की 90% से ज़्यादा की खेती सिंधु जल पर निर्भर है। अगर ये पानी रुकता है तो पाकिस्तान में भुखमरी आएगी और पाकिस्तान रोने लगेगा, बिलबिलाने लगेगा। और आप देखिएगा कि आज ही से वो वैश्विक मंचों पर जाकर वहाँ पे गुहार लगाएगा कि ऐसा भारत के द्वारा न किया जाए। पाकिस्तानी मीडिया को हम सुन रहे थे, मैं रात से ही पाकिस्तानी मीडिया की बाइट सुन रहा था, जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भारत ऐसा नहीं कर सकता है, विश्व बैंक इसमें हस्तक्षेप करेगा। बहुत सारी चीज़ें थी, यानी कि जो वर्ल्ड के स्तर पर कोर्ट्स हैं वहाँ पर ये जाके जो मंच हैं, जो जहाँ पे भी सुनी जाती है पूरी दुनिया की बातें, वहाँ पे जाके अपना रोना धोना शुरू करेगा, ऐसा वहाँ के एक्सपर्ट बता रहे थे। खैर, रोना धोना करे, हमने पिछले दिनों जितने भी लेक्चर हमने अमेरिका का टैरिफ का लिया था, जितने भी लेक्चर मैंने रूस यूक्रेन युद्ध का लिया था, इजराइल गाजा हमास सबके युद्ध हमने जब मैं लेक्चर ले रहा था, सब में मैंने बोला था कि भारत नहीं बोल रहा है। इसका मतलब आपको समझना है कि भारत जब भी मौका पाएगा पाकिस्तान को तोड़ेगा, मरोड़ेगा और पूरी दुनिया भारत को कुछ बोल नहीं पाएगी, क्योंकि भारत किसी के बीच में नहीं पड़ा है और ना ही किसी को अपने बीच में पड़ने देगा। पहलगाम हमले के बाद भारत ने जो कदम उठाए हैं उनमें सबसे बड़ा फैसला है सिंधु जल समझौते पर रोक लगाना। और भी बहुत सारे समझौते किए गए हैं, उनके बारे में आगे हम समझौते नहीं और बहुत सारे ऑर्डर लगाए गए हैं, जैसे कि जितने भी पाकिस्तानी हैं उनके सारे वीज़ा रद्द कर दिए गए हैं। जो भी यहाँ पे घूमने के लिए आए थे, जैसे बहुतों का अजमेर शरीफ आए थे, दिल्ली जामा मस्जिद जो आए थे, वैसे भी टूरिस्ट वीज़ा भारत में तो है नहीं, सार्क देशों का जो रूल्स है उन सारी चीज़ों के हिसाब से जो लोग यहाँ थे उन सारी चीज़ों को रद्द कर दिया गया। 48 घंटे का टाइम दिया गया कि बेटा भागो यहाँ से अपनी पूँछ दबा के। बाघा बॉर्डर को बंद करने का आदेश कर दिया गया है और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। लगभग 5 बड़े समझौते किए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा समझौता सिंधु जल समझौता है। इससे पाकिस्तान की खेती, पीने का पानी, बिजली उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है और इसी पानी पर ये सारे पाकिस्तान के लोग निर्भर हैं। दोनों देशों के बीच 3 जंग के बावजूद भी भारत ने ये समझौता बरकरार रखा था और पाकिस्तानियों को ये लग रहा था, जो मैं रात से उनकी डिबेट सुन रहा था उसमें वो ये कह रहे थे कि इतनी जंगें हुई, जब भारत ने पूरे पाकिस्तान पे, लाहौर पे कब्जा कर लिया था और पाकिस्तानी सैनिकों को कब्जे में कर लिया था, तब भी ऐसे समझौते, इस सिंधु जल समझौते को नहीं तोड़ा गया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस बार ये समझौता तोड़ दिया गया, यानी कि जो बड़ी बड़ी जंगें लड़ी गई तो उसमें भारत ने नहीं किया और इस बार कर दिया। अभी तक कोई एक्शन एयर स्ट्राइक कभी भारत ने नहीं किया, लेकिन आप समझ लीजिए कि आने वाले समय में शायद पीओके हो, बलूचिस्तान हो, सिंध प्रांत हो, पंजाब हो, इन सब इलाकों में भारत कूच कर सकती है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर भारत इस बार घुसेगा तो कोई भी जहाँ तक भारत पहुँच जाएगा वहाँ तक छोड़ने वाला नहीं है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो, चाहे कोई संबंध हो, कोई बीच में आएगा, भारत किसी की सुनने वाला नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री जब जब सऊदी पहुँचते हैं, 2 बार ऐसा मामला हो गया। एक बार गए थे तो पुलवामा अटैक हुआ था, जो महत्वपूर्ण समझौते होने थे रुक गए थे। पिछले दिनों भी महत्वपूर्ण समझौते हस्ताक्षर होने थे, उस सेरेमनी में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम थे और उससे पहले यहाँ पे अटैक होता है और प्रधानमंत्री मोदी को आनंद फानंद में भारत वापस आना पड़ता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में हैं, उपराष्ट्रपति की जो पत्नी है वो भारतीय मूल की हैं और इस सारी चीज़ों को देखें तो भारत की साख को पूरी दुनिया में गिराने का काम पाकिस्तानी समर्थित आतंकियों ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने सिंधु जल समझौता रोकने समेत 5 पॉइंट्स एक्शन लागू किए हैं। इसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैसेज दिया गया है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कभी कोई रिश्ते बनेंगे तो उसमें आतंकवाद को रत्ती भर जगह नहीं दी जाएगी। आतंकवाद को किसी भी कीमत पर भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा
पर फैसला लेने वाले सबसे बड़ी बॉडी का नाम है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS। और ये जो कमेटी होती है इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इस कमेटी में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री सभी शामिल होते हैं। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी और उसमें से उत्तर प्रदेश का भी एक नागरिक था। आप देखेंगे तो कल शाम को रात में जब लखनऊ बॉडी पहुंची थी तो वहाँ पे डिप्टी CM ब्रजेश पाठक पहुंचे थे, तो वहाँ बच्चे के पिता जो थे वो लिपट कर डिप्टी CM से रोने लगते हैं और पत्नी बोलती है कि पहले धर्म पूछा, फिर उसके बाद मैंने मुस्कुरा कर बताया कि हम हिंदू हैं तो तुरंत गोली मार दी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताई जा रही है, जबकि कश्मीर के लोग जो हैं वो इस समय परेशान हैं क्योंकि ऐसी वारदात हुई है जिससे अब लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करेंगे और जिनकी बुकिंग थी वो ऑलरेडी कश्मीर छोड़कर जो वहाँ पे टूरिस्ट थे वो कश्मीर छोड़ के भाग रहे हैं और जो वहाँ से जाने वाले थे वो अपनी टिकट्स कैंसिल करवा रहे हैं और इससे इकॉनमी ध्वस्त हो रही है और कश्मीरी जो हैं उनके खाने के लाले पड़ने वाले हैं, ऐसा उनको लगता है। उनकी कमाई पर चोट पहुँची है, वहाँ का टूरिज़्म पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है सिर्फ एक घटनाक्रम से। और अब वो कह रहे हैं कि इसमें कोई धर्म नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, जो कश्मीरी हैं वो ऐसे चीज़ों को नहीं मानते। लेकिन आपको बता दें कि जो आतंकवादी थे उसमें से कुछ तो ज़रूर ऐसे होंगे जो कश्मीर के ही रहे होंगे। लोकल बॉडी के बगैर इतना बड़ा जो घटना था इसको अंजाम नहीं दिया जा सकता है। तो इसमें कश्मीरियों को ये भी देखना पड़ेगा कि उनके घरों में जो बच्चे हैं उनमें जो आतंकवाद उनके मस्तिष्क में भरा पड़ा है उसको आप कैसे निकालेंगे, जो समय समय पर ऐसे वारदात करते हैं और इसके बाद भी आप सोचते हैं कि आपके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी होती है उस चीज़ से। आपको पता ही है कि कश्मीरी पंडित जो थे उनको वहाँ से मार के भगाया गया, फिर जो यहाँ से टूरिस्ट जा रहे हैं उनको मारा जा रहा है। इससे पहले एक टीचर को मारा गया था, महिला टीचर थी उनको मारा गया था। बिहार के कुछ मजदूर थे उनको चुन के मारा गया था। यानी कि जो बाहर से लोग वहाँ जा रहे हैं उनको मारा जा रहा है, जो वहाँ पर काम करने गए हैं उनको मारा जा रहा है, जो वहाँ घूमने गए हैं उनको मारा जा रहा है। तो किस प्रकार से आप लोगों पर लोग विश्वास करके वहाँ पर जाएँ? तो इसका मतलब कि आने वाले समय में टूरिज़्म लगभग ख़त्म होने के कगार पर रहेगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि भारत सरकार किस तरीके से वहाँ पे लोगों को मान मनौवल करके समझा के बुझा के ले जाए। खैर, मैंने पहले दिन भी बोला था कि आतंकी घटना हुई है, वहाँ की फोर्सेस इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि उतने बड़े पर्यटन क्षेत्र में जब ये हमले हुए तो वहाँ पे हमारी भारतीय फ़ौज उस जगह पर क्यों नहीं थी? जब भारतीय फ़ौज को पता है कि वहाँ पे हमेशा लोग घूमने के लिए रहते हैं तो वहाँ पे कम से कम 2-4 गाड़ियाँ फोर्सेज रहनी चाहिए थी। कुछ नहीं तो 10, 4-5 तो हमारी आर्मी की जवान वहाँ पे रहें। जहाँ पे 25-30 लोग घूम रहे हैं, कम से कम 4-5 सिक्योरिटी के लिए तो हमारे सैनिक होने चाहिए थे। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं लूप फॉल्स निकल के आता है। चाहे जिसको जो लगे, जिसको जो कहना है कमेंट बॉक्स खुला कह दीजिए। और देखिए, टीचर हैं, टीचर निष्पक्ष रूप से बात करेगा। किसी भी तरीके से ये नहीं कि नरेंद्र मोदी को लाइक करते हैं तो इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ कुछ भी हो हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे हमारी आर्मी होनी चाहिए थी, ये कमी हमारी आर्मी की तरफ से रह गई थी। खैर, अगर जो हो गया है उसको आगे ध्यान में रखते हुए भविष्य में अगर जहाँ भी हमारे पर्यटन, या वैसे बता दें कि जहाँ पे भी पर्यटन है, जहाँ जहाँ लोग घूमने जाते हैं हर जगह पर हमारी आर्मी रहती है, आर्मी पर शक नहीं है। लेकिन किसी भी तरीके से वहाँ पे इतना बड़ा वारदात हुआ और सेना जब तक पहुँचती है तब तक 25-26 लोगों को वो मार के चले जाते हैं। उनके पास इतना टाइम होता है कि वो धर्म पूछते हैं, पैंट उतरवाते हैं, कलमा पढ़वाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पे कोई है ही नहीं हमको रोकने वाला, और वो आराम से अपने घटनाक्रम को अंजाम देते हैं और 26 लोगों की जान इसमें चली जाती है। 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री आवास में CCS की मीटिंग हुई थी। करीब 2.5 घंटे की बैठक में 5 पॉइंट्स लागू किए गए थे। इनमें था पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद का समर्थन रोकने के लिए सिंधु जल समझौता को रद्द कर देना, अटारी वाघा चेकपोस्ट को तुरंत बंद करने के आदेश दिए गए। कानूनी तौर पर जो लोग चेकपोस्ट पार कर चुके हैं उन्हें 1 मई से पहले वापस जाने का आदेश भी दिया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीज़ा छूट योजना के तहत भारत आने की इजाज़त नहीं होगी। पहले से जारी सभी वीज़ा रद्द होंगे। साथ ही वीज़ा पर पहले से भारत आए पाकिस्तानियों को अगले 48 घंटे में भारत छोड़ के जाना होगा। दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा और सैन्य सलाहकारों को 1 हफ्ते में भारत छोड़ना होगा और इन पदों को अब खत्म माना जाएगा। भारत भी अपने रक्षा सलाहकारों को इस्लामाबाद से वापस बुलाएगा। भारत और पाकिस्तान उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 की जाएगी। ये कटौती 1 मई 2025 से लागू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि ये जो सिंधु जल समझौता है
आपको बताएं कि किस प्रकार से असर डालने वाला है, इसको आपको डिटेल में समझना चाहिए। पाकिस्तान में खेती की जो ज़मीन है उसकी 90% ज़मीन यानी लगभग 4.7 करोड़ एरिया में सिंचाई के लिए सिंधु नदी प्रणाली से पानी लिया जाता है। सिंधु नदी से पानी वहाँ पर पहुँचाया जाता है, चाहे डैम हो, नहरें हो, जिस प्रकार से भी पहुँचाया जाता हो, वो उनका अपना सिस्टम है। पाकिस्तान की नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर सेक्टर की हिस्सेदारी लगभग 23% है और इससे 68% ग्रामीण पाकिस्तानियों की जीविका चलती है। ऐसे में पाकिस्तान में आम लोगों के साथ साथ वहाँ की बेहाल अर्थव्यवस्था और बदतर हो सकती है। पाकिस्तान के मंगल और तारबेला हाइड्रो पावर डैम को पानी नहीं मिल पाएगा। इससे पाकिस्तान के बिजली उत्पादन में 30% से 50% तक कमी आने की बात की जा रही है। साथ ही औद्योगिक उत्पादन और रोजगार पर भी असर पड़ने की संभावनाएं बढ़ी हैं। अटारी वाघा बॉर्डर बंद करने से बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, जैसे अमृतसर से 28 किलोमीटर दूर मौजूद अटारी बॉर्डर पाकिस्तान के साथ ट्रेड के लिए इकलौता मंजूर ज़मीनी रास्ता था। ये अफगानिस्तान के साथ भी भारत यहाँ से व्यापार करता है। 2023-24 में यहाँ से करीब 3,886 करोड़ का व्यापार किया गया था। इस बॉर्डर के जरिए भारत से सोयाबीन, चिकन, मीट, सब्जियां, लाल मिर्च, प्लास्टिक दाना जैसे चीज़ें जाती हैं। वहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान से भारत में सूखे मेवे, खजूर, जिप्सम, कांच, सेंधा नमक और कई जड़ी बूटियां आती हैं। चेक पोस्ट बंद होने से इन सब पर रोक लग जाएगा और ये अब आएंगी भी तो वाया दुबई होके आएंगी, मतलब खाड़ी देशों से होके आ सकती हैं। इलाज कराने के लिए भारत आने वाले पाकिस्तानियों को भी अब दिक्कत होगी। 2023-24 में 71.5 हज़ार लोगों द्वारा इस रास्ते का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि 70,000 लोग, लगभग 71,000 लोग भारत आए थे इलाज करवाने के लिए। अब उनको भारत के डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे। जो सार्क वीज़ा था, सार्क वीज़ा आप समझिए, सार्क एक संगठन है। इस योजना के तहत राजनेता, पत्रकार, व्यापारी, खिलाड़ी जैसी 24 कैटेगरी में बिना वीज़ा की यात्रा की सुविधा थी, यानी कि आपको वीज़ा नहीं मिलेंगे तब भी आप भारत आ सकते हैं, लेकिन अब इसे रद्द कर दिया है। साथ ही 48 घंटे में पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने के एक्शन से अब उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकलने की तैयारी करनी होगी। पाकिस्तानी उच्चायोग के डिफेंस, मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स के सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित करने से अब ये पद खत्म माने जाएंगे, यानी कि ऐसा कोई पद ही भारत में नहीं होगा और भारत भी इस्लामाबाद से अपने सलाहकारों को वापस बुला लेगा। यानी दोनों देशों के बीच मिलिट्री डिप्लोमेटिक रिलेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और ये जंग के हालात पैदा कर रहे हैं। ये सलाहकार दोनों देशों के बीच मिलिट्री मूवमेंट और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन साझा करने में रोल निभाते थे। ऐसे में इनके न होने से दोनों देशों के बीच ऐसी जानकारियां साझा नहीं होंगी जिससे गलतफहमियां और तनाव बढ़ सकता है। मिलिट्री कम्युनिकेशन चैनल बंद होने से दोनों देशों के बीच होने वाले छोटे छोटे टकरावों का बड़े संघर्ष में तब्दील होने का खतरा बढ़ जाएगा। कोई भी अब रोक नहीं सकता है। आने वाले समय में कुछ भी बड़ा हो सकता है। शायद पाकिस्तान के 4-6 टुकड़े हो जाएं, जैसे बलूचिस्तान POK आ जाएगा भारत में, और भी बहुत सारे हैं, पंजाब को तोड़ दिया जाए। तो इन सब कार्यक्रम में हमारे अजीत डोभाल जी एक्सपर्ट हैं, वो अपना काम शुरू करेंगे और लगे हाथ अगर बांग्लादेश भी कुछ उछल कूद मचाएगा तो बांग्लादेश की भी गर्दन पकड़ के मरोड़ दी जाएगी। ये फैसला जो है भारत पाकिस्तान रिश्तों के न्यूनतम स्तर पर पहुँचाने को दर्शाता है। इससे दोनों देशों के वीज़ा, ट्रेड, सिविल हेल्प जैसे डिप्लोमेटिक कामों पर असर पड़ेगा। ऐसे में पाकिस्तानियों को भारत में वीज़ा लेना मुश्किल हो जाएगा, जिससे एजुकेशन, हेल्थ और ट्रैवल सेक्टर को नुकसान होगा। आपको बता दें कि भारत के पूर्व डिप्लोमेट्स और रिटायर्ड IFS अफसर JK त्रिपाठी मानते हैं कि इन फैसलों में सबसे बड़ा फैसला है सिंधु जल समझौता, क्योंकि सिंधु जल समझौते का सीधा असर आम पाकिस्तानियों पर पड़ेगा। इस समझौते के तहत पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भारत पानी भेजता था, जो अब रुक जाएगा। इससे वहाँ चीख पुकार मच जाएगी, फसलें बर्बाद हो जाएंगी। सिंधु नदी प्रणाली में कुल 6 नदियाँ हैं: सिंधु, चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलुज। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये 6 नदियाँ मुख्य प्रणाली है सिंधु नदी की। इसके किनारे का इलाका करीब 11.2 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। इनमें 47% ज़मीन पाकिस्तान, 39% ज़मीन भारत, 8% ज़मीन चीन और 6% ज़मीन अफगानिस्तान में है। इन सभी देशों में करीब 30 करोड़ लोग इन इलाकों में निवास करते हैं। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के पहले से ही भारत के पंजाब और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच नदियों के पानी के बंटवारे का झगड़ा शुरू हुआ था। 1947 में भारत और पाक के इंजीनियरों के बीच स्टैंड स्टील समझौता हुआ था। इसके तहत 2 मुख्य नहरों से पाकिस्तान को पानी मिलता रहा है। यह समझौता 31 मार्च 1948 तक चला। 1 अप्रैल 1948 को जब समझौता लागू नहीं रहा तो भारत ने दोनों नहरों का पानी रोक दिया। इससे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की 17 लाख एकड़ ज़मीन पर खेती बर्बाद हो गई। दोबारा हुए समझौते
में भारत पानी देने को राजी हो गया। इसके बाद 1951 से लेकर 1960 तक वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में भारत पाकिस्तान में पानी के बंटवारे को लेकर बातचीत चली और आखिरकार 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत के पीएम नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच जो हस्ताक्षर हुए, इसे इंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु जल संधि कहा जाता है। तो सिंधु जो होता है ना, इसे इंग्लिश में इंडस वैली भी कहते हैं, सिंधु सभ्यता को इंडस वैली कहते हैं, तो इसी के हिसाब से इसे इंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु जल समझौता कहते हैं। आपको बता दें कि सिंधु नदी प्रणाली जो 6 नदियों में कुल 16.8 करोड़ एकड़ फीट पानी है, इसके 2 हिस्से हैं, एक पूर्वी नदियां हैं, एक पश्चिमी नदियां। पूर्वी नदियां 20% पानी और पश्चिमी नदियां 80% पानी लेती हैं। पूर्वी नदियों की बात करें जिनमें 20% पानी है, तो सतलज, ब्यास और रावी में 3.3 करोड़ एकड़ फीट पानी आता है। ये सारा पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि पूर्वी नदियों का जो पानी है इसमें 20% भारत इस्तेमाल कर लेता है, जो 20% पानी है। पश्चिमी नदियां जो 80% पानी है, इसमें झेलम, चिनाब, सिंधु में 13.5 करोड़ एकड़ फीट पानी है। ये पाकिस्तान का पानी है, भारत इसका बेहद सीमित इस्तेमाल कर सकता है। समझौते के अंतर्गत एक अस्थायी सिंधु आयोग बनाया गया। इसके तहत दोनों देशों के कमिश्नर मिलकर आपस में किसी भी विवाद पर बात करेंगे। अगर कोई देश नदियों पर कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट शुरू करता है और दूसरे देश को इस पर आपत्ति है, तो इसका जवाब देना होगा। इस बारे में आयोग बैठकें करेगा और दोनों देश इस मुद्दे को सुलझाएंगे। विवाद की स्थिति में एक न्यूट्रल एक्सपर्ट या मध्यस्थता न्यायालय में मामला ले जाया जा सकता है, जो विवाद सुलझाएगा। संधि से पाकिस्तान को ज़्यादा फ़ायदा था, लेकिन फिर भी भारत ने 1960 में ये सोचकर हामी भरी कि उसे पानी के बदले शांति मिलेगी। हालांकि संधि लागू होने के 5 साल बाद ही 1965 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। ये सिलसिला लगातार आज भी जारी है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी 23 अप्रैल को, जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, इन्होंने कहा कि सीसीएस ने फैसला किया है कि 1960 की जल समझौते को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाएगा, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद को सपोर्ट देना बंद नहीं करेगा। जेएनयू में इंटरनेशनल स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर राजन कुमार हैं, जिन्होंने दैनिक भास्कर को बताया है कि विदेश सचिव के बयान से साफ जाहिर है कि भारत अब सिंधु जल समझौते से अलग हो गया है और इसकी शर्तें मानने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि ग्राउंड पर इसके एक्शन देखने में थोड़ा समय लगेगा। दरअसल नदियों का पानी रोकने या मोड़ने के लिए डैम, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या किसी और तैयारी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। पाकिस्तान की नीयत ही नहीं है कि वो आतंकवाद को ख़त्म करे या भारत में किसी तरह से के आतंकी हमले को रोके। वहाँ के सिस्टम की सोच पूरी तरह से एंटी इंडिया है। इस माहौल में हाल के सालों में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधरने की उम्मीद न के बराबर है, यानी सिंधु जल समझौते पर भी कोई बात नहीं बनेगी। सिंधु जल समझौता एक अस्थायी संधि है, इसे कोई एक देश अपनी मर्जी से रद्द नहीं कर सकता है, लेकिन दोनों देश मिलकर ही इसमें कोई बदलाव कर सकते हैं। वियना समझौते के लॉ ऑफ ट्रीटीज की धारा 62 के तहत भारत इस आधार पर संधि से पीछे हट सकता है कि पाकिस्तान उनके खिलाफ आतंकी गुटों का इस्तेमाल कर रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ने भी कहा है कि अगर मौजूदा स्थितियों में कोई बदलाव हो तो कोई भी संधि रद्द की जा सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सभी नदियाँ भारत के ऊंचाई के इलाके में हैं। भारत से बहकर ही ये पाकिस्तान के इलाकों में पहुँचते हैं। भारत ने पूर्वी नदियों यानी सतलुज पर भाखड़ा नागल बांध, ब्यास पर पोंग बांध, रावी पर रंजीत सागर बांध और हरिके बैराज, इंदिरा नहर जैसे प्रोजेक्ट लगाए हुए। ये सभी प्रोजेक्ट चालू हैं, जिसमें भारत इन नदियों के 3.3 करोड़ एकड़ फीट पानी में से करीब 94% पानी का इस्तेमाल करता है। 2019 में उरी आतंकी हमले के बाद भारत ने कहा था कि वह इन नदियों का बहाव मोड़कर 100% पानी अपने यहाँ इस्तेमाल करेगा। इसके बाद रावी पर शाहपुर कांडी प्रोजेक्ट, सतलुज ब्यास नहर लिंक प्रोजेक्ट और रावी की सहायक नदी पर उझ डैम बनाया जा रहा है। हालांकि अभी ये प्रोजेक्ट पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हुए हैं। पाकिस्तान के हिस्से वाली पश्चिमी नदियों में चिनाब पर भारत ने बगलिहार डैम और रतले प्रोजेक्ट, चिनाब की एक और सहायक नदी मारूशूदर पर पाकल डूल प्रोजेक्ट और झेलम की सहायक नदी नीलम पर किशनगंगा प्रोजेक्ट शुरू किया है। इनमें से बगलिहार प्रोजेक्ट और किशनगंगा चालू है। सिंधु जल समझौता से पूरी तरह बाहर आने के बाद इन बांधों और परियोजनाओं के जरिए भारत वेस्टर्न रिवर्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है। हालांकि डैम बनाकर और उनमें पानी स्टोर करके ऐसा रातों रात नहीं किया जा सकता है। पश्चिमी नदियों में पूरी सिंधु जल प्रणाली का करीब 80% पानी है। इसे अचानक रोकने से भारत के पंजाब और जम्मू कश्मीर के इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन सकती है।
सिंधु जल समझौता एक बायलैटरल ट्रीटी है जिसकी दुनिया भर में दाद दी जाती है। भारत पाक के बीच 3 जंग हुई, कभी भी इस जंग के दौरान या बाद में इस समझौते को रद्द नहीं किया गया, लेकिन अब दोनों देशों के रिश्ते इतने लो लेवल पर आ गए हैं कि इस ट्रीटी को स्थगित कर दिया गया है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता करते हुए सिंधु जल समझौता करवाया था। वर्ल्ड बैंक ने इसकी गारंटी दी और विवादों को सुलझाने की बात कही। ऐसे में दोनों देशों को इसे तोड़ना आसान नहीं रहा। इसके अलावा पाकिस्तान की 90% खेती इसी पर निर्भर है और भारत भी इसके पानी का इस्तेमाल करता है। अगर इसे खत्म करते हैं तो दोनों देशों की कृषि और लोगों पर सीधा असर पड़ता। इस ट्रीटी का ट्रांस बाउंड्री जल संधि माना जाता है जो युद्ध काल में भी बरकरार रहती है। इसके तहत पानी को हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। ऐसे में ट्रीटी बरकरार रही है। दोनों देशों के बीच कम्युनिकेशन करने के लिए एक अस्थायी सिंधु आयोग भी बनाया गया जो हर साल मीटिंग करता है और जानकारी साझा करता है। इसके अलावा भारत को अपनी अंतर्राष्ट्रीय साख को बचाने के लिए भी कभी इस ट्रीटी को खत्म करने या रद्द करने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन अब इस बार सब कुछ खत्म कर दिया भारत ने। अब पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान कर क्या सकता है? चाइना के हाथ पैर जोड़ सकता है कि चाइना भाई तुम अपने यहाँ, क्योंकि नदी जो है चाइना से होके आती है, चाइना से भारत, भारत से पाकिस्तान, तो चाइना के यहाँ जाएगा। लेकिन चाइना उस हालात में नहीं है कि भारत से पंगा ले, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उसकी नकेल कस के रखे हुए हैं। सिंधु जल समझौते में मध्यस्थता निभाने का काम वर्ल्ड बैंक के पास है। ऐसे में पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक का रुख कर सकता है और वहाँ पे जाके हाय तौबा मचा सकता है कि भारत ने मुझे मारा है। विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर राजन कुमार कहते हैं कि पाकिस्तान इस मुद्दे को भले वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस या किसी और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर उठाए, लेकिन कुछ नहीं होगा, क्योंकि हर किसी को पता है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कहीं ना कहीं पाकिस्तान की भूमिका है। ऐसे में कोई ग्लोबल स्टेज या नेशन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा कम उम्मीद है। वैसे भी ये वैश्विक मंच टूथलेस है, यानी इनके पास कोई शक्ति नहीं है। हालांकि ऐसे में मौके पर पाकिस्तान चीन को याद कर सकता है। चीन ने भी पहलगाम हमले की निंदा की है, क्योंकि वो भी जानता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है। इसके बाद शायद ही है कि चीन खुले तौर पर पाकिस्तान को इस मुद्दे पर सपोर्ट करे। हालांकि दबे छिपे चीन पाकिस्तान की मदद करते रहता है और देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान किस प्रकार से इनकी मदद करेगा। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी अभी तक के लिए। और भी भारत जिस प्रकार से गर्दन दबोचेगा उन सारी चीज़ों को हम आपको बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे, और किसी भी प्रकार से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। भारत पीछे हटने वाला नहीं है और हर मुद्दे पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगा। हम तो यही कहेंगे कि भाई घुसो, पीओके, बलूचिस्तान, इन सारी चीज़ों को अलग करिए पाकिस्तान से, और जो भी चीज़ें हैं भारत को मजबूत करिए। जय नमस्कार, भारत माता की जय। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताइएगा और जो पाकिस्तानी सुन रहे हैं वो अपने विचार बताएं कि उनको क्या लगता है कि उनके देश के साथ ऐसा ही करना चाहिए या पाकिस्तान को भी भारत का हिस्सा बना देना चाहिए। भारत के पास वैसे ही 28-29 राज्य हैं, 2-3 राज्य और बना के, वैसे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जितना है, लगभग जितनी आबादी है उतना ही पाकिस्तान की आबादी है। 1-2 राज्य और मिला लेंगे तो कुल मिला जुला के 29-30-31 राज्य बना के पाकिस्तान को भारत का हिस्सा बना लिया जाएगा। बाकी देखा जाएगा। अखंड भारत का वैसे भी सपना अगर देखें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, आपका नेपाल, ये सब भारत का ही हिस्सा कभी अशोक के काल में हुआ करता था।